नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने देर रात 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो आज सुबह आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 12 सीटें ऐसी हैं जहां आमने सामने लड़ाई है दोनों पार्टियों की। आज पहले फेज की में नामांकन अपना जो वापसी की आखिरी तारीख है और नामांकन की आखिरी तारीख आज दूसरे फेज के चुनाव पर है। इन चुनाव के दौरान दोनों ही गठबंधनों में जिस तरह की एक अदावत दिखाई पड़ रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर बात की जाए एनडीए में, वहां एनडीए के घटक दलों के अलावा हालांकि सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवार भी तय हो गए, लेकिन एनडीए के घटक दलों में आपसी मनमुटाव और जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है बगावत की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो बहुत ही गंभीर है। आरके सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बगावती तेवर उनके पहले से ही दिखाई पड़ रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने कई मंत्रियों पर आरोप लगाए थे, उन्होंने सीधे तौर पर आला कमान से कहा था कि इन मंत्रियों को हटाया जाए, लेकिन उन मंत्रियों को टिकट भी मिले हैं और वो पार्टी के प्रचारक भी हैं। उस पर बड़े सवाल उठाए हैं आरके सिंह ने। आरके सिंह ने एक ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा एक लेख लिखा है और उम्मीदवारों के नाम लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया गया है और यह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो यह बगावत जैसी स्थिति आरके सिंह बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि राजनीति में वो बहुत बाद में आए हैं, जब वो ब्यूरोक्रेट रहे और गृह सचिव रहे हैं रिटायर होने के बाद, लेकिन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और काफी अहम पोजीशंस पर रहे हैं बिहार में और के बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। वो ये सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी ओर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो द्वंद्व चल रहा है उसमें चिराग पासवान की भी अब एंट्री हुई है। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर स्वीकार किया है कि पिछली बार वो जेडीयू को कमजोर करने के लिए चुनाव लड़े थे अलग होकर, लेकिन इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं। यह सफाई उन्होंने दी और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान ये बात भारतीय जनता पार्टी की शह पर कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को खुश करने के लिए कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं। लेकिन कई सारे सवाल ये पैदा करता है। जानेंगे क्या कहा है चिराग पासवान ने और उनके इन बयानों का मतलब क्या है, एनडीए के भीतर चल क्या रहा है। चूंकि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही अभी तक नहीं बनाया है, तो ये बड़े सारे सवाल हैं। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरह से आरके सिंह लगातार फायर हो रहे हैं और अब उन्होंने जो लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है। इसलिए करने वाला है क्योंकि आरजेडी की तरफ से 1-2 नेताओं का नाम लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ऐसे लोगों को टिकट मिला है और यहां उन्होंने अपनी ही पार्टी की पूरी लिस्ट दे दी है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल समीर जी। और आरके सिंह ने दिखाने का प्रयास तो हालांकि ये किया है कि वो सामान्य तौर पर जो राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के या जिनके ऊपर मुकदमे उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे एक तो जो निशाने पर ले लिया है वो एनडीए के कई प्रत्याशियों को लिया है। जैसे कि अनंत सिंह को उन्होंने निशाने पर ले लिया है, सम्राट चौधरी को निशाने पर ले लिया है, इसी तरीके से भगवान सिंह कुशवाहा हैं उनको ले लिया है इशारे पर, निशाने पर। तो कई लोगों को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा यह कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो इनको आप लोग वोट मत दीजिएगा, वरना आप भले नोटा को दे दीजिएगा। अब अगर आरके सिंह जैसा बीजेपी का बड़ा नेता वो ये कह रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी को वोट ना देकर नोटा को दे दीजिएगा, तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, इस पर बहस हो सकती है समीर जी। और ये आरके सिंह का जो ये वक्तव्य है, इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, वो आप पढ़ के बता भी सकते हैं क्या है और अपनी टीम से कहीं को दिखा भी सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। आरके सिंह का यही उन्होंने लिखा है कि सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और वो लिख रहे हैं कि अपने राज्य तथा परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है कि किस तरीके से यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट को चुनिएगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा, बिहार का विकास कभी नहीं होगा। वही कुछ उदाहरण उन्होंने रखे हैं
जो मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह की बात कर रहे हैं कि इन पर हत्या, नरसंहार, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं और बता भी रहे हैं कि जब 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था, तो मैं पटना से वहां पहुंचकर उनको पीट कर भगाया था। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अपने पत्नी को खड़ा किए हैं। इन पर 2-3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप हैं। जब बिहार का मैं गृह सचिव था तो यह बिहार का नंबर 1 डॉन था। मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। नवादा से एनडीए प्रत्याशी राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हैं, उन पर भी बहुत सारे अपराध, राज बल्लभ यादव पर भी बहुत सारे आपराधिक मामलों में वो उस पर घिरे हुए हैं, पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे उसामा हैं। तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी है, तो आरा से एनडीए प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा हैं। कई सारे इन्होंने, और संदेश से एनडीए प्रत्याशी राधा चरण सिंह है, ये बालू माफिया हैं और 10 महीने तक जेल में रहे हैं। आखिर में लिख रहे हैं कि अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, उन्हें भगाकर ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। ये एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है फेसबुक पर आरके सिंह ने और कई उम्मीदवारों का जिक्र किया है। उनमें से एक केवल है जो आरजेडी के हैं, जिनका बैलेंस करने के लिए, और जब अमित शाह ने केवल इन्हीं का नाम लिया, और जबकि ओसामा के ऊपर 151 का भी कोई मुकदमा नहीं है। हाँ, शहाबुद्दीन के वो बेटे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे जरूर, लेकिन ओसामा के ऊपर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, गाली गलौज कुछ नहीं है। तो आपने उनका भी नाम लिख दिया, तो ये बैलेंस करने की। अब उसमें आरोप ये भी लग रहे हैं समीर जी कि इसमें जितने भी उन्होंने नाम लिए उसमें किसी भी राजपूत का नाम नहीं लिया है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जितने राजपूत जो दबंग हैं, जो बाहुबली हैं, उनका नाम आरके सिंह ने नहीं लिया। तो क्या बीजेपी के अंदर राजपूत वर्सेस पिछड़ा जो है ये भी कुछ चल रहा है क्या? इस तरह की चीजें भी बहुत से लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं। अब पता नहीं है क्या है, लेकिन ये साफ तौर पर अगर वो 7 लोगों के नाम लें और साथ में बैलेंस करने के लिए एक नाम आरजेडी का घुसा दें और बाकी 6 लोगों के लिए कहें कि ये एनडीए प्रत्याशी हो, ये अपराधी हैं, इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है समीर जी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो जाकर जंगल राज चिल्ला रहे हैं, तो आरके सिंह ने बता दिया है कि असली जंगल राज तो एनडीए लेकर आने वाला है कि अगर ये प्रत्याशी जीत कर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये जीत कर अगर आ जाते हैं। हालांकि ये भी सवाल है अमलेंदु जी कि इनमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद आरके सिंह के लिए भी प्रचार किया हुआ है, जब ये बीजेपी के और पिछले कुछ समय से वो साइड लाइन है, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है। पर जिन लोगों का जिक्र वो कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर गंभीर आपराधिक मामले हैं और कई ऐसे हैं जो सजा याफ्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपने घर के सदस्यों को चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन पार्टियां उनको टिकट दे रही हैं। यानी जो ये राजनीति के अपराधीकरण की बात और अपराध के राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं आरके सिंह, वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उनके इसका जिक्र करने की वजह चाहे जो हो, लेकिन ये एक गंभीर मामला है और बीजेपी इसमें घिरी हुई है, क्योंकि कई सारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भी हैं जिनका जिक्र आरके सिंह कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिखा भी रहा है कि आरके सिंह ने जो चुनिंदा नाम लिए हैं उसके पीछे उनकी क्या क्या, ऐसा नहीं है कि केवल यही प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने भी उनमें से चुनकर नाम उठाए। हाँ बिल्कुल, नाम चुनकर उठाए, और जैसा मैंने कहा कि लोग उन्हीं की पोस्ट पर जो है कमेंट कर रहे हैं और नाम गिना रहे हैं बाकायदा जो राजपूत कैंडिडेट हैं और बीजेपी से ही हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उनके बारे में आरके सिंह साहब खामोश हैं। ये इस तरह की मतलब उनकी उस फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन वो ठीक है कि उन्होंने किसी का नाम लिया किसी का नहीं लिया, लेकिन जो नाम उन्होंने ले लिए और ये नाम जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सब आप भ्रष्ट हैं, मतलब भ्रष्ट भी बता रहे हैं, आपराधिक प्रकृति के बता रहे हैं, तो ये सीधे सीधे सवाल समीर जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर है कि आपने भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है, आप उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। ये वो एक तरीके से कहते हुए सुने जा सकते हैं समीर जी। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर वो बता रहे हैं कि एनडीए में यानी आरजेडी और माफ कीजिएगा जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है और अगर ये लोग चुनकर आएंगे तो यहां पर किस तरह का बिहार का विकास करेंगे ये समझना चाहिए। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। और जब प्रशांत किशोर ने, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी और कुछ अन्य नेताओं, दिलीप जायसवाल, इन तमाम नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के और बहुत सारे दूसरे आरोपों का खुलासा किया था,
तब भी आरके सिंह बिल्कुल खुले तौर पर उन्होंने ये बातें कही थी। उनका कुछ पुराना जो वीडियो होंगे 2-4 दिन पुराने, वो भी हम चाहेंगे आपको अभी दिखाएंगे। उसमें भी उन्होंने कहा था कि इन नेताओं से सीधे इस्तीफा लेना चाहिए जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और वो तो उनके सबसे बड़ा फेस बने हुए हैं चुनाव में अमलेंदु जी, जो डिग्री को लेकर फ्रॉड है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये सारे आरोप तथ्यों के आधार पर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार दिखाए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कई बार दिखाया है, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सवाल तो उठ ही रहे समीर जी। और जिस तरीके से घोषित किए गए हैं टिकट, और उन टिकटों को लेकर भी काफी ज्यादा बहस हो रही है कि भाई आप जंगल राज की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के जिनको कह रहे हैं आरके सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के, तो कुछ के नाम ले रहे हैं, वो कुछ के छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ के नाम लेने छोड़ने की बात अलग कर भी दी जाए, तो आपराधिक प्रवृत्ति के और जिन पे अधिक मुकदमे, ऐसे लोग तो एनडीए से ही सबसे ज्यादा निकल कर आए हैं। वो चाहे जनता दल यू में हो, चाहे वो चिराग पासवान की एलजेपी में हो, और चाहे वो बीजेपी से हो, है तो एनडीए से ही। तो ये टिकट बंटवारा तो बीजेपी का ही किया हुआ है। इसके लिए चूंकि जीतनराम मांझी तो साहब कह रहे थे कि हाईकमान ने तय कर दिया है। हाँ, तो जब हाईकमान ने तय कर दिया तो टिकट भी हाईकमान ने बांटे, तो हाईकमान तो नरेंद्र मोदी अमित शाह एनडीए के। तो ये जो भी आरोप लगा रहे हैं आरके सिंह, ये साफ तौर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है अपराधियों को टिकट दे रही है और अपराधियों को राजनीति में लाकर सरकार बनाना चाहती है। बिल्कुल, तो ये बड़ा आरोप है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से एक बगावत की स्थिति है। आरके सिंह छोटे मोटे नेता नहीं है और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और उन्होंने बताया भी है कि जब वो ऑफिसर थे उस दौरान उन्होंने इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी, लेकिन अब आज वो चुनाव मैदान में है। हालांकि वो चुनाव मैदान में पहले से भी है। आरके सिंह के लिए, आरके सिंह जिस पार्टी के नेता हुआ करते तो उस पार्टी से भी वो लोग चुनाव लड़े हैं, उसी गठबंधन में लड़े हैं, लेकिन जब भी उठा रहे हैं तो यह मामला बहुत गंभीर है, और यह आरोप गंभीर है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जब बनेंगे विधायक और सरकार में अगर आते हैं तो किस तरह का वो विकास करेंगे। लेकिन जो आला कमान की बात की अमलेंदु जी ने कि एनडीए में एक ही आला कमान है, वो दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर वो नजर आ रहा है कि उस आला कमान की अपनी रणनीति क्या है। चिराग पासवान ने उसका खुलासा किया है और बताया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी और इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के नेताओं के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, और इस बार वो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका यह साफ तौर पर कहना है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी मैदान में है। किस तरह से पिछले चुनाव में खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश को हराने, मुख्यमंत्री न बनाने के लिए हमने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था, और बीजेपी के खिलाफ हमने नहीं उम्मीदवार उतारे थे। वो साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए वो हुआ भी था। बीजेपी की सीटें बढ़ गई और जेडीयू की सीटें आधी रह गई। खैर, सुन लेते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। बहुत सारे जेडीयू के वोट कटे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं परिस्थितियों को इसका दोष दूंगा। 2020 की परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन के भीतर रहना मेरे लिए संभव नहीं था, और उस वक्त मेरी पार्टी ने यह फैसला किया कि हम लोग गठबंधन से हम लोग अलग हो जाएं। चाचाओं का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज मेरे एक चाचा को ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कई बार आपको अलायंस में इतना कॉर्नर कर दिया जाता है कि आपके पास विकल्प ही नहीं बचता अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। 2020 का दोष मेरे ऊपर बार बार दिया गया कि मैंने अपनी जिद की वजह से मैं गठबंधन से मैं अलग हुआ। मेरे चाचा जी ने जब पार्टी परिवार से मुझे अलग किया तो उस वक्त भी उन्होंने मेरे ऊपर यही आरोप लगाए कि मैंने अकेले ये फैसला ले लिया, जबकि वो सब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने अलग चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया। आज जब वो और उनकी पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आता होगा कि जब गठबंधन में आपको पूछा नहीं जाता है तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा विकल्प नहीं बचता। मेरे पास जरूर उस वक्त ये विकल्प था कि मैं महागठबंधन की ओर जा सकता था, पर मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ पर मैं प्रधानमंत्री जी के सामने या उनके प्रत्याशियों के सामने मैंने अपने प्रत्याशी ना के बराबर मैंने उतारे। जनता दल यूनाइटेड के सामने ही मेरे पास ऑप्शन था, उनके सामने मैंने प्रत्याशी उतारे, जिसका नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को हुआ और इसका आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। अगर कल को कोई मेरी पार्टी के सामने चुनाव लड़के मुझे उसका नुकसान देगा तो मैं भी उससे आक्रोशित होऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी का वो आक्रोश बहुत स्वाभाविक है मेरी सर आंखों पर अब
तब से लेकर अभी तक इन 5 सालों में गंगा से काफी पानी बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी के बीच में, हम दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। और मैं मानता हूं कि आप गठबंधन में रहें तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका में रहें। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें, कतई उचित नहीं है और ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था, मैं चाहता तो मैं गठबंधन का हिस्सा दोबारा बनता ही नहीं, आता ही नहीं वापस। पर आज चुनाव के जब मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज तक जब से मेरी पार्टी बनी, 2005 में पापा ने अकेले चुनाव लड़े, दोनों, फरवरी वाला भी, नवंबर वाला भी। 2010 में हम लोग राजद के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी। 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई थी और 2020 में तो मैंने अकेले चुनाव लड़ा था। तो पहली बार मेरी पार्टी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है और इसमें मेरी एक ईमानदार भूमिका का रहना जरूरी है और उसी भूमिका के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। तो आज जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो 2020 की कोई परछाई तक इस गठबंधन के ऊपर नहीं है। बहुत सहजता और एक खुश। तो ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था 2020 में, उसका खुलासा। वो हालांकि बातें सारी स्पष्ट थी, लेकिन अब अपने ही मुंह से कह रहे हैं चिराग पासवान की क्यों अलग चुनाव लड़े थे, किसको फायदा पहुंचाने के लिए और किसको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बार पहली बार वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस बार सबसे ज्यादा संदिग्ध है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना। अमलेदु जी। हाँ, सबसे ज्यादा संदिग्ध भी है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने घुटने क्यों टेक दिए समीर जी? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये स्वीकारोक्ति है चिराग पासवान की कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे अगर बीजेपी को कमजोर करना होता तो मैं बीजेपी वाली सीटों पर भी उतारता। मैंने सारे प्रत्याशी अपने नीतीश कुमार के खिलाफ ही उतारे, ये उनका साफ तौर पर कहना है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की उनकी रणनीति थी और उसमें वो कामयाब हुए थे। तो इसीलिए अब ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी स्वाभाविक है, यानी ये स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी है। अब जब चिराग पासवान ने खुलकर ये स्वीकार कर लिया है समीर जी, तो क्या नीतीश कुमार अब चिराग पासवान को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे उन 29 सीटों पर? 28 रह गई, हालांकि अब वो एक तो पर्चा खारिज हो गया, तो उन 28 सीटों पर क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान की मदद करेंगे? और क्या चिराग पासवान ईमानदारी से 101 सीटों पर जनता दल की मदद करेंगे? क्या क्योंकि जो चिराग पासवान की सीटें उनमें तो खबर यहां तक आ रही है कि उसमें जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार देगा या किसी को समर्थन दे देगा। हाँ, ये कर देगा। कुछ सीटों पे तो उसने उतार ही दिए हैं, बाकी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो उतर रहे हैं या छोटी पार्टियों के बैनर पे जो उतर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये सब नीतीश के उतारे हुए हैं। और बीजेपी के खिलाफ भी काफी प्रत्याशी उतारे हुए हैं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है। स्थितियां ये हो गई हैं कि अमित शाह को खुद वहां डेरा डालकर एक एक प्रत्याशी को मनाना पड़ रहा है जो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, और बड़े बड़े नेता जो है वो छोटे छोटे से निर्दलीय प्रत्याशी या छोटी पार्टियों से खड़े हुए हैं, उनको मनाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। तो ये स्थितियां हुई। तो समीर जी, जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ा रहा। हालांकि कह रहे हैं चिराग पासवान कि हमें जो है एनडीए में एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी लड़ना है, हमें तो महागठबंधन से लड़ना है। लेकिन स्थिति यह है कि एनडीए को आपस में ही एक दूसरे से लड़ना है, और बीजेपी की जो रणनीति थी वो रणनीति ही यही थी। बीजेपी उसी रणनीति पर काम करती दिखाई पड़ रही है समीर जी। जी बिल्कुल, बीजेपी उसी रणनीति पर काम करती दिख रही है, और यहां बीजेपी की रणनीति धीरे धीरे बीजेपी के ही समर्थक यानी एनडीए के घटक दल ही सामने ला रहे हैं। अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि 2020 में क्या कुछ हुआ था, कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारे क्योंकि वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, केवल जेडीयू को पहुंचाना चाहते थे। वो उन्होंने करके दिखा भी दिया। लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार के बारे में खास तौर पर यह कहा जाता है कि वो फिर जो बहुत ऐन मौके पर वो बदला लेते हैं। अब चिराग पासवान ने अगर घुटने टेके हैं, इस तरह की बातें उनको कहनी पड़ रही हैं और कह भी रहे हैं कि उनका हक है कि वो उनसे नाराज हो, लेकिन वो 100 बार उनसे माफी मांगेंगे और उनका नाराज होने का हक है क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ काम किया है। पर अब चिराग पासवान को भी ये लग रहा है कि 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद उन सीटों पर उम्मीदवारों के जीतने की स्थितियां बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने तय कर लिया है कि इनको नहीं जिताना है। और अगर जेडीयू तय कर लेगा तब फिर जीतना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जेडीयू के
की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की भी कितनी है, ये साफ दिख रहा है कि तमाम शर्तों के बावजूद जेडीयू से समझौता करना बीजेपी को कितना जरूरी लग रहा था। जेडीयू को कतई इग्नोर नहीं कर सकती है, लेकिन जेडीयू की शर्तें नहीं मानी गई, ये भी साफ रहा, छोटी सी शर्त भी नहीं मानी गई। आखिरकार जेडीयू अब बीजेपी को भी सीधे नुकसान पहुंचाता दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, जेडीयू बीजेपी को सीधा नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पहले तो बिसात बिछाई थी बीजेपी ने कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए समीर जी, वो दांव जो है वो उल्टा बीजेपी को पड़ गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो इतना ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई है बीजेपी की कि अमित शाह को 3 दिन वहां जाकर डेरा डालना पड़ता है खुद। और प्रधानमंत्री जो 12 सभाएं अब करेंगे, ये भी आ रहा है। अब देखा जाएगा प्रधानमंत्री कहाँ सभाएं करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं और कितनी सभाएं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बिल्कुल घुटनों पे ला दिया। अब देखिए समीर जी, नीतीश कुमार का दबाव किस तरीके से काम कर रहा है। परसों ही शाम को जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यू के संजय झा, उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा, एक अखबार का भी कार्यक्रम था वो, उसमें साफ तौर पे कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तक संजय झा के मुख से, श्रीमुख से नहीं निकल रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ललन सिंह तो अमित शाह के बयान को बाकायदा जस्टिफाई कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और विधायक दल का जो नेता है वो बाद में ही चुना जाता है, विधायक दल ही उसको चुनेगा। ये स्पष्टीकरण ललन सिंह देते हुए सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन संजय झा को अब स्पष्ट कहना पड़ा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात जो आ गई है वो आ गई है अब चिराग पासवान की तरफ से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। यानी ये समझ में आ गया बीजेपी को कि बिना नीतीश कुमार के गुजारा होने वाला बीजेपी का नहीं है। हाँ। ये समझ में आया है। तो अब नीतीश कुमार को जो अब तक डैमेज करने की बीजेपी ने कोशिश की थी वो बीजेपी को ही उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब जब चिराग पासवान कह रहे हैं, जनता दल यू कह रहा है, तो अगर समीर जी इसी हिसाब से देखा जाए 101 सीटों पर लड़ने वाला जनता दल यू, 28 सीटों पर लड़ने वाला एलजेपी, और जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को घोषित कर देना चाहिए एनडीए को। तो 6 सीटों वाला हम तो यानी 129 और 6 135, तो 135 सीटों ने तो घोषणा कर दी नीतीश कुमार होंगे। तो भाई 101 सीटों वाले बीजेपी काहे घोषणा नहीं कर रही है? अगर ये 135 एक तरफ चले जाते तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी क्या? और अब इसमें अगर आप कुछ दिन पहले, करीब 1 हफ्ते पहले, जो जेडीयू के प्रवक्ता ने बयान दिया, नीरज कुमार ने, उन्होंने कहा कि हम चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाना है। अब ये समीकरण दिख रहा है कि जो बीजेपी सोच रही थी कि वो एलजेपी और हम इनके साथ एक अलग समीकरण बना रहे हैं, अब वो लग रहा है कि वो ये सारे समीकरण तो बन रहे हैं लेकिन वो माइनस बीजेपी बन रहे हैं। हाँ, वो माइनस बीजेपी बन रहे हैं। और समीर जी, इसके साथ ही परिस्थितियां नई और बन सकती हैं चुनाव के बाद। जी हाँ, मतलब बीजेपी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंका भी जा सकता है। इस तरीके की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। तो वो तो खैर आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने जो बिसात बिछाई थी उस बिसात पर बीजेपी अपनी ही मोहरों से मात खाती हुई दिखाई पड़ रही है फिलहाल। बिल्कुल, बीजेपी मात खाती दिखाई पड़ रही है। और अब तीनों जो घटक दल हैं, महत्वपूर्ण घटक दल, यानी हम, जीतन राम मांझी की पार्टी, उसके अलावा एलजेपी और जेडीयू तो खैर है ही, ये तीनों पार्टियां मांग कर रही हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की अभी तक कोई स्वीकारोक्ति नहीं मिली है। और यहां जेडीयू की एकमात्र ये शर्त थी कि वो नीतीश कुमार को घोषित करे। तो इसको लेकर अब जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है एनडीए में, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में। और इसमें अब बीजेपी अलग थलग दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक स्वर में तीनों ही पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना है। पर बीजेपी की ओर से भी यह नहीं कहा जा रहा है। और यह भी है कि अब इसमें किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए खासकर जेडीयू की टीम काम कर रही है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों को जेडीयू का एक तरीके से वहां समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जेडीयू के थोड़े बहुत वोट भी अगर चले गए तब फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बिहार में वैसे भी जो एक परंपरागत वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत कम है। उसमें ये जो ईबीसी क्लास है, ओबीसी क्लास है, जेडीयू की वजह से और कुछ अन्य पार्टियों की वजह से जो मिला है, जो जुड़ता है, वही बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को फायदा उसी से मिलता है और वो नीतीश कुमार का ही होता है, जो नीतीश कुमार बीजेपी को ट्रांसफर करा देते हैं। और बीजेपी, समीर जी, पिछले
3 चुनाव से लगातार मतलब इस तरीके की हरकतें करती रहती है कि जब से कहा जाए नरेंद्र मोदी का एरा शुरू हुआ है बीजेपी में, तब से बिहार में हरकतें यही होती हैं कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी आगे बढ़े। और ये होता है इसलिए समीर जी, इसके पीछे भी कारण है, ऐसा नहीं है कि यह कारण होता है। कारण ये है कि चूंकि बताया जाता है कि महामानव है नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी, उनका डंका बज रहा है, हर जगह चुनाव वही जिताते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हो तो चुनाव जीते नहीं जाते हैं, ये बताया जाता है। तो फिर सवाल ये उठते हैं कि बिहार में फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अभी भी ये साबित करने के लिए कि नरेंद्र मोदी महामानव हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीता जाता है, तो नीतीश कुमार को डेंट करने की कोशिशें बीजेपी तब से की जा रही थी, लेकिन वो पड़ गया है उल्टा। तो अब जो है, अब बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये अब साबित हो रहा है और इसको बीजेपी स्वीकार कर रही है, देखा जाए। बिल्कुल, और इस मामले में तो बीजेपी अब बहुत फूंक के कदम रख रही है, खास तौर से लोकसभा चुनाव के बाद। और आप देखिए अमलेंदु जी की हरियाणा में वहां पर भी कोई ये नहीं हुआ कि प्रधान मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, इसको तो डेंट पहुंचा दिया लोकसभा चुनाव ने ही। लेकिन बिहार में कितनी बड़ी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की जेडीयू को साथ रखना, लेकिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। पर अब यह दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि बाकी जो घटक दल हैं वो सभी घटक दलों के नेता वो स्वीकार कर चुके हैं नीतीश कुमार को। और अगर देखा जाए, क्योंकि जाति आधारित पार्टियां ही हैं, हम हो चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, इन पार्टियों में इनका जो जनाधार है और प्लस नीतीश कुमार का अपना जो जनाधार है, ये कहीं ज्यादा मजबूत है अब बीजेपी की तुलना में। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा मजबूत है। और एक तरीके से देखा जाए तो बिहार जो है वो सामाजिक न्याय की ही धरती है। बाकी ये बात अलग है कि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय को धत्ता बताकर चले जाते हैं बीजेपी के साथ, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन ये किसी भी तरीके से समीर जी, मतलब बीजेपी का वोट बैंक ट्रांसफर नीतीश को होता है नहीं होता है, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और बीजेपी का वोट फिर आखिर कहां चला जाता है जेडीयू की सीट पर, ये भी अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। तो बहुत सारी जो सवाल उठ रहे हैं, तो उसमें अब ये एनडीए जो है वो चुनाव में एकजुट किस तरीके से रहेगा, इसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में वोट ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि सवाल महागठबंधन को लेकर भी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि महागठबंधन को लेकर भी उठ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन तो मजबूत है, लेकिन महागठबंधन में आपसी फूट है। आपसी फूट है जी, बिल्कुल। और हाँ, ये बातें हो रही है और इसके पीछे वजह भी है कि आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की 60 सीटों की अब तक घोषणा हो चुकी है, आज सुबह 143 सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और इसमें इनके बीच में 12 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट की बातें हो रही हैं। तो ये फ्रेंडली फाइट कैसी होगी जब आप फिर गठबंधन कहां होगा? उसके पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि हर सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा और प्रत्याशी चाहे जिस पार्टी का हो, तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी क्या होना है, खासतौर पर जब 12 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार हैं, तो उसको लेकर सवाल कई सारे बन रहे हैं। एक बार सुनते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पूर्णिया से सांसद हैं, कांग्रेस नेता हैं, हालांकि सांसद वो निर्दलीय है, लेकिन निर्दलीय सांसद बनने के पीछे भी उस समय इंडिया गठबंधन के बीच पड़ने वाली दरार थी लोकसभा चुनाव के समय, जो बिहार में पड़ गई थी, उसका असर अभी भी दिख रहा है। सुन लेते हैं पप्पू यादव को क्या कह रहे हैं। पार्टी अच्छी नहीं करती है, वो सब कुछ कैसे चलेगी? ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? अब कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है वो बिल्कुल गलत है। तो टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक आरजेडी ने बहुत सारी जगहों पे सिंबल बांटे थे, लिस्ट नहीं निकाली थी, लेकिन आज लिस्ट जारी कर दी गई है 143 सीटों पर, और 12 सीटें ऐसी हैं जहां आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी। तो वही सवाल उठा रहे हैं कि फिर यह गठबंधन कैसा है जहां आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और ये कई सवाल जो उठ रहे हैं, और जिस तरीके से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो वो आरोप प्रत्यारोप तो समीर जी खैर देखिए चलते रहते हैं, वो सब जगह होती है आरोप प्रत्यारोप, तो आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जिसका टिकट कटता है वो रोना रोता ही है, फिर आरोप भी लगाता है तो वो टिकट जिसको मिला नहीं मिला। लेकिन कई सवाल उठते हैं कि कुछ टिकटों को लेकर जब हो जाता है, अब जब कांग्रेस का जिस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष है वहां से सिटिंग एमएलए है, तो वहां पर आरजेडी अपना उम्मीदवार क्यों उतार रही है, ये सवाल उठते हैं। जिस पर पहले ही, अब जैसे पप्पू यादव कह रहे हैं वो बात सही है, तो लेकिन समीर जी कहा जा रहा है कि इस मामले में तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव जो पीछे से गेम करते हैं। वो लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को आया। लेकिन लालू प्रसाद जी को ये समझना चाहिए कि भाई आप तेजस्वी यादव का भाग्य सुखबीर सिंह बादल जैसा मत बनाइए, भाग्य बनाना है तो अखिलेश यादव जैसा बनाइए। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि बहुत सी जगहों पर कुछ त्याग करना पड़ता है, और खासतौर से गठबंधन जो होता है उस गठबंधन में त्याग करना पड़ता है। कांग्रेस अगर 70 से 60 सीटों पे आ गई है लड़ने के लिए, तो आप 143 पर ही लड़ रहे हैं, तो फिर कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। अब वहां बीजेपी ने, अब देखिए आप समर्थक हो या किसी की या कुछ हो, आप किसी की विचारधारा से होते, स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो एनडीए की स्ट्रेटजी इस मामले में बेहतर रही कि उन्होंने सीटों का तालमेल पहले कर लिया। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ भी टिकटों के बंटवारे को लेकर असंतोष नहीं है, खूब है, वहां भी सड़कों पर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए वहां सब कुछ ठीक ठाक है। आपके अंदर से भले ही सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा है। देखिए बीजेपी के पास ज्यादा विधायक होने के बावजूद वो बराबर पर तैयार हो गए, लगभग आधे विधायक नीतीश के पास। हाँ बिल्कुल, तो इस पर तैयार हो गए, तो ये बीजेपी झुकी है एक तरीके से। तो अगर बीजेपी वहां झुक सकती है तो यहाँ आरजेडी थोड़ा क्यों नहीं झुक सकती थी। फिर आप बताएंगे कि यहाँ तो बिना आरजेडी के किसी का काम नहीं चलता है, दूसरा बताएगा कोई बिना कांग्रेस का काम नहीं चल सकता है। भाई दोनों में से किसी का भी काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। ये परिस्थितियां हैं और ये समझना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतरी ये होती है। उसमें अब सबसे जो अभी आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव बनाना चाहते हैं, क्या ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, बहुत पुराना भी नहीं है, साल भर पहले का। उसी बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या हश्र हुआ, तब भी यही चल रहा था, सामाजिक न्याय की धरती है। और वही उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वो भी सबने देखा कि बीजेपी को घुटनों पे ला दिया, बेहतर तालमेल ने, बेहतर गठबंधन ने। लेकिन आरजेडी या कांग्रेस भी अभी शायद बिहार में उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, और समझना तो पड़ेगा समीर जी। अभी भी समय है कि जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट जिसको आप कह रहे हैं, वहां वापस कराया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसा महाराष्ट्र में वापस कराया गया था। जी हाँ। और स्पष्ट तो थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों दलों ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़ते हैं तो आपको पार्टी से निकालकर बाहर किया जाएगा, और किया भी गया। एनसीपी ने भी निकाले अपने लोग, शिवसेना ने भी निकाले, कांग्रेस ने भी निकाले, जो लड़ गए थे गठबंधन के खिलाफ जाकर। तो ये काम यहां भी करना पड़ेगा। और समीर जी, राजनीति में ना कोई छोटा भाई होता है ना कोई बड़ा भाई होता है। राजनीति में अपनी क्षमता और अपनी ताकत के अनुसार जो है देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि कहाँ जो है कौन, लक्ष्य क्या है। सवाल ये कि लक्ष्य क्या है, टारगेट आपका क्या है। तो टारगेट ये होना चाहिए गठबंधन के सभी दलों का कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो सत्ता से बाहर हो और एनडीए उसकी महागठबंधन की सरकार बने। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए समीर जी कि अगर कोई दल 10 सीटें ज्यादा लड़ लेता है और सरकार नहीं बनती, तो 10 सीटें लड़ने के ज्यादा लड़ने का फायदा क्या हुआ। और 10 सीटें कम लड़कर सरकार बनती है तो फायदा किसका हुआ फिर। तो यही चीज जो है देखने की बात है। तो ये एक संदेश देने की बात होती है, और मुझे लगता है कि महागठबंधन शायद ये संदेश देने में अभी विफल रहा है। अभी समय है, हो सकता है कि ये सारी चीजें दुरुस्त हो जाए। जो 12 सीटें बताई जा रही हैं उन 12 सीटों पर भी आखिरी समय में फैसला हो जाए कि यहाँ भी आमने सामने प्रत्याशी नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, फ्रेंडली फाइट जैसी चीज नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रेंडली फाइट आप नाम दे दीजिए, लेकिन मतदाता को सब पता होता है कि फ्रेंडली फाइट हो क्यों रही है। ये सारी चीजें हैं। और कुछ दूसरी पार्टियां भी अगर वहां गठबंधन में शामिल हैं, दूसरे राज्यों में उनका बहुत असर है, और बिहार में अगर थोड़ा बहुत असर है तो उनको मिलनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ऐसी ही पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उनको लेकर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि गठबंधन को सोचना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सुन लेते हैं राशिद अल्वी को क्या कह रहे हैं।
और ये सारी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर जो दूसरी पार्टियां जिनका आधार आपके पड़ोसी राज्य में बहुत ज्यादा है, वहां सरकार में है, उनकी भी मांग है और उनका जनाधार भी कई कुछ इलाकों में है। अगर वहां पर वो उम्मीदवार वहां पर सीटें कुछ मांग रहे हैं तो उनको भी वो सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ खींचतान जरूर है, इसीलिए अभी तक कोई चीज ये 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कोई जगह नहीं बन रही। हाँ, जबकि झारखंड के चुनाव में आरजेडी के लिए एक सीट की गुंजाइश वहां बनी थी। जी हाँ। तो ये गुंजाइश आपको भी यहाँ बनानी थी। तो ये तो आपस में तालमेल की बातचीत होती है और एक सीट समीर जी दे देने से ना कोई सरकार बन जाती है ना बिगड़ जाती है। जी हाँ। हालांकि एक सीट से अटल जी की सरकार चली गई थी, चली जाती है। लेकिन ये भी तो है ना कि आप अगर एक उम्मीदवार उतारेंगे, देखिए आप फ्रेंडली फाइट करने का मतलब है कि 12 सीटें आपको नहीं जीतनी है 100%। झारखंड में ये हुआ झारखंड में ये हुआ कि जहां पे आपकी फ्रेंडली फाइट थी वो सीटें आप हारे। तो इसीलिए जो फ्रेंडली फाइट है, तो फ्रेंडली फाइट इसका मतलब आपने 12 सीटें दे दी बीजेपी को क्या दान में। अगर आप फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ आरजेडी को गंभीरता दिखानी पड़ेगी। अगर तेजस्वी यादव को मतलब आगे लेकर जाना है, लंबी राजनीति करनी है, तो थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा लचीलापन ये राजनीति में जरूरी है। जो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में समझदारी दिखाई थी, उसी तरीके की समझदारी आरजेडी को दिखानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, चूंकि नुकसान देख चुका है आरजेडी, बहुत भली भांति देख चुका है, और वही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उसका लाभ भी देख चुका है कि बेटर कोऑर्डिनेशन, बेहतर तालमेल किस तरीके से फायदा पहुंचाता है, और तालमेल में जरा सी गड़बड़ी होती है तो कैसे उसका नुकसान होता है। और इसको लेकर हो सकता है कि समझ आए, हालांकि देर हो चुकी है काफी। सुन लेते हैं राशिद अल्वी को क्या कह रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर सबसे बड़ा संगठन इंडिया के अंदर आरजेडी है। ये जिम्मेदारी आरजेडी की है कि सारे एलाइज को इज्जत के साथ देखे, उनके साथ ठीक तरह समझौता करे। जीएमएम के साथ उनको समझौता कर लेना चाहिए। अगर आरजेडी इस तरीके से समझौते नहीं करेगी, जीएमएम ने झारखंड के अंदर आपको सीटें दी थी, आप बिहार में क्यों नहीं उनको सीटें दे रहे? उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। आरजेडी को समझना चाहिए कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, आरएसएस से है, इलेक्शन कमीशन से है। इसलिए बेहतर है कि सबको साथ लेकर चलिए। तो ये है महत्वपूर्ण बात, यही है कि आखिर आपका मुकाबला किससे है, और मुकाबला है आपका एनडीए से, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों से। तो वहां पर इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा। जीत का सबसे कारगर फॉर्मूला यही होता है। अब वहां एक ही उम्मीदवार के साथ वहां पूरा का पूरा गठबंधन लगेगा, तब कहीं जाकर आप फाइट में आते हैं। फ्रेंडली फाइट का तो मतलब ये होता है कि आप जो भी दल वहां फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो सीटें तो हमारी गई, और नहीं भी आप मानकर चल रहे हैं तो आप मान लीजिए आप कि वो सीटें आप कतई जीतने वाले नहीं है फ्रेंडली फाइट में। एक आध कोई अपवाद हो जाए तो बात अलग है। हाँ बिल्कुल, अपवाद की बात हो जाए तो बात अलग है। तो फ्रेंडली फाइट में जो है अच्छी चीजें नहीं होती हैं। फ्रेंडली फाइट जो है वो फाइट हो ही क्यों, और दोस्तों में खासतौर से क्यों हो फाइट? भाई फ्रेंडली फाइट अगर दोस्तों या तो वहां आपका विरोधी न लड़ रहा हो तो आप फ्रेंडली फाइट करके कोई एक जीत। हाँ, अब केरल में है तो केरल में तो फ्रेंडली फाइट तो यही होती है, भाई ठीक है बात तो फ्रेंडली फाइट होगी तो बात तो ठीक है। लेकिन जहाँ आपका मजबूत जो है तो ठीक है। कांग्रेस के सांसद हैं मनोज कुमार, उनका भी कहना है कि कुछ सीटों पर चुनाव दोस्ताना हो सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं यही कहूंगा कि ये सही नहीं है। इसे जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन पर सवाल उठते हैं जमीनी स्तर पर, ये उनका कहना है। मनोज कुमार को हम सुन भी सकते हैं। मनोज कुमार क्या कह रहे हैं समीर जी? बिल्कुल, मनोज कुमार को सुन सकते हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह 143 सीटों पर आरजेडी ने अपनी सूची जारी की है। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, और इससे पहले देर रात कांग्रेस पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। कांग्रेस पार्टी के कुल 60 उम्मीदवार हो चुके हैं। 12 सीटें ऐसी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। अभी की जो स्थिति है, अभी की जो सूची आई है, और इसी को फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि यह नौबत नहीं आनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर अभी आरजेडी के किसी नेता का बयान शायद नहीं आया है। हाँ, आरजेडी के किसी नेता का बयान नहीं आ रहा है। और आरजेडी के बच्चे जो हैं समीर जी, वो सोशल मीडिया पर उछल कूद भी बहुत ज्यादा मचा रहे हैं।
तो अब ये आरजेडी की अपने दायित्वता, जैसे कल एक ट्वीट आया आरजेडी का, और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ भी उतार देंगे वहाँ भी उतार देंगे, जो गोदी मीडिया उतार रहा है, इस पर ध्यान ना दें, सूची आ जाएगी। तो इसी तरीके से एक जारी होना चाहिए, खासतौर से जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी एक जारी हो कि भाई आप लोग भी शेर व शायरी जरा कम किया कीजिए। पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स करिए, शेर व शायरी करने के लिए नहीं है। और सोशल मीडिया पर आप शेर व शायरी करने लग जाएं तो जाइए किसी मुशायरे के मंच पर जाकर वहाँ पर गज़लें पढ़िए, फिर नज़में पढ़िए। राजनीति में काहे के लिए आए हुए हैं? तो ये बात जो है वो दोनों दलों को ही समझानी पड़ेगी, लेकिन आरजेडी को खासतौर से जो उनके बच्चे जो हैं, जो अभी नए नए सब आए हैं राजनीति में, उनको समझाना पड़ेगा कि और आरजेडी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, बड़ा दल है। और वही बात कहा राशिद अल्वी ने कि आरजेडी को ये देखना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी बनती है। बड़ा दल वो है, वहां पर जो बड़ा पार्टनर इंडिया गठबंधन का वो आरजेडी है, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसको कहीं ना कहीं उसको समझौता करना चाहिए। और 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, ये कतई इंडिया गठबंधन की जीत के लिए अच्छी बात नहीं है। सुन लेते हैं कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार क्या कह रहे हैं। अब देखिए भाई, कुछ सीटों पर फ्रेंडली हो सकता है चुनाव, कुछ सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हमारी हो सकती है। हालांकि ये अच्छा नहीं है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये अच्छा नहीं है। और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि मतलब इंडिया अलायंस के ऊपर में हम लोगों का, चूंकि हम लोग जमीन पे रहते हैं ना, और जमीन पर थोड़ा सा सवाल जब उठता है तो इसका जवाब भी हम लोग को देना होता है। तो मैं अपने नेता लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इसमें मतलब इसके ऊपर में कंट्रोल करें, लोगों को अपने समझाएं कि ऐसा न हो तो अच्छा होगा। तभी जाकर के हम लोग पूर्ण बहुमत का जो ये संख्या है नंबर वाली, वो हम पार करें। तो नई जो फ्रेंडली फाइट, इसको कतई ठीक नहीं माना जा रहा है। और ये है कि अगर यहां नहीं होती, चूंकि पहली बात तो ये 12 सीटें ये अपनी जगह हैं, इन पर नतीजे क्या होंगे, लेकिन इसका मैसेज जो है वो पूरे राज्य में, पूरे चुनाव में अच्छा नहीं जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो मैसेज और लड़ाई समीर जी आजकल मैसेजिंग की ही है, मैसेज की ही होती है। और पहली लड़ाई तो आप मैसेज के स्तर पर ही जो है आप जो है वो एक तरह से कहा जाए वो आप डिफीट मान लेते हैं। तो अब मैसेज के स्तर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल ये कहना पड़ेगा कि मैसेज के स्तर पर महागठबंधन की चीज़ें ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो चीज़ें ठीक की जा रही हैं। जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं उसको ठीक किया जा रहा है, और दोनों तरफ से कहा जा रहा है, दोनों ही दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और आरजेडी की तरफ से भी, कि चीज़ें सब ठीक की जा रही हैं और मजबूत गठबंधन जो वही लड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा समझदारी का काम दिखाया भाकपा माले ने। जी हाँ। और उन्होंने अपनी सूची जारी की और अपना प्रत्याशी उन्होंने हटा लिया, यही कहते हुए कि हम महागठबंधन का जो गठबंधन धर्म उसको निभाते हुए अपना प्रत्याशी हटा रहे हैं। तो इसी तरीके की सूझबूझ दोनों ही दलों को दिखानी पड़ेगी, कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी, कि जहां फैसला हो सकता है वहां हो, और फ्रेंडली फाइट की स्थिति कहीं भी बनने नहीं पाए। क्योंकि अगर 12 क्षेत्रों में भी समीर जी का की जाए फ्रेंडली फाइट की बात, तो फ्रेंडली फाइट जो है ये फिर और जगहों पर उसका गलत असर डालेगी। एक बराबर की सीट जो होगी तो उस पे फिर आप क्या करेंगे? एक दूसरी सीट भी तो करती हैं प्रभावित एक दूसरे को। तो जहां आपकी फ्रेंडली फाइट हो रही होगी तो इससे आसपास की चापास की तो आप वैसे ही खराब कर रहे हैं। तो ये एक देखने वाली चीज होगी समीर जी। तो बिल्कुल इसको फ्रेंडली फाइट को लेकर लगातार ये बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से खास तौर पर, कि ये नहीं होनी चाहिए, इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और आरजेडी चूंकि वहां पर बड़ा दल है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस पार्टी ने भी जो उम्मीदवारों की सूची जारी की, अब तक 3 या 4 सूची जारी की है, टोटल 60 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी माना जाए कि वो 60 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो वहां भी कुछ सीटों को, कुछ उम्मीदवारों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे अमलेंदु जी, लेकिन उसने परिवर्तन किया है अपनी उस पर। अगर हम सुपौल सीट की बात करें तो वहां उम्मीदवार को बदला है, क्योंकि उस उम्मीदवार पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और उनके पुराने बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, और कहा जा रहा था कि इसी तरह के लोगों को टिकट देकर कांग्रेस आखिरकार बाद में उनको बीजेपी में जाने के लिए प्रोवोक करती। हाँ, नहीं इसी तरीके की, और इसमें खुलकर नाम लेना चाहिए। साफ कहा जा रहा था कि योगेंद्र यादव जो है वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, योगेंद्र यादव की वजह से मिला। योगेंद्र यादव का
जमीन पे समीर जी कहीं कोई असर नहीं है। 5 वोट कहीं से खुद नहीं ले सकते। ग्राम प्रधान उन्होंने पार्टी बनाई थी, पांच कहीं से मतलब ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते हैं नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुद ग्राम प्रधानी का चुनाव कहीं से नहीं जीत सकते। और टिकट दिलवा रहे थे कांग्रेस में, बहुत उछल कर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी तो उसको लेकर। तो भाई ठीक है, आपका अपना एक काम है, आप समाज सेवा करते हैं या जो भी आप करते हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो आप कीजिए, इसको कोई नहीं रोक रहा है। तो अब प्रशांत किशोर है तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप भी अपनी उसी तरीके से काम कीजिए। फिर पार्टी आपकी है ही, तो फिर अनुपम को उसी से लड़ाते, फिर अनुपम की तो बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल अनुपम सिंह की। हाँ, तो सुपौल से फिर उसी पर लड़ाते, फिर स्वराज इंडिया के टिकट पर ही। तो ये बहरहाल ठीक है, ये हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे समीर जी, क्योंकि हम इसमें टिप्पणी करने वाले कोई भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये उनका अपना आपस का मसला है कि कौन किस तरीके से करता है, तो ये उनका है। लेकिन एक चीज निश्चित तौर पर सही है कि इस तरीके से हस्तक्षेप किसी को करना भी नहीं चाहिए, और हस्तक्षेप अगर कोई करता है तो दलों को, पार्टी के जो हैं उनको इस तरीके के दबाव में आना नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, योगेंद्र यादव की अपनी एक भूमिका हो सकती है, अनुपम की अपनी एक भूमिका हो सकती है, लेकिन अगर ये भूमिकाएं पार्टी के नेतृत्व को और जो आपकी जो CWC है उसको अगर प्रभावित करने लग जाएं तो फिर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, सवालिया निशान उठने लगते हैं, लेकिन पार्टी ने उसमें जो दबाव था और सवाल उठ रहे थे उस पर पुनर्विचार किया और उस नाम को, उस कैंडिडेट को उन्होंने बदल दिया और वहां पर दूसरे प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाया है सुपौल में। तो यहां लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। 12 सीटें अगर ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, तो ये फ्रेंडली फाइट उन 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाली है। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है अमलेंदु जी कि दोनों ही पार्टियां जान रही हैं जो फ्रेंडली फाइट के लिए मैदान में उतर रही हैं कि हारना ही है उसको, और लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए, फ्रेंडली फाइट केवल एक ही कैंडिडेट लड़े, वो तय कर लिया जाए कौन बेहतर होगा, तो वहां 12 सीटों में जीत की संभावना सब पर बढ़ सकती है, सारी सीटों पर। यहां तो सारी सीटों पर जीत की संभावना नगण्य हो जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर जो फ्रेंडली फाइट की बातें हो रही हैं, हो क्यों रही हैं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये जानना जरूरी है समीर जी। और अगर 12 सीटें जो हैं वो 243 सीटों पर हावी हो जाए, मतलब माहौल इस तरीके से बने कि 12 सीटें जो हैं यही असली संघर्ष है, बाकी तो कहीं संघर्ष है ही नहीं। तो ये भी तो चीज ठीक नहीं है। तो 12 सीटों की इतनी चर्चा हो भी क्यों? और अगर इस तरीके की, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो सोशल मीडिया के वीर हैं उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। दोनों ही दलों को, खासतौर से आरजेडी को अपने सोशल मीडिया के वीरों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है कि 12 सीटों को लेकर जिस तरीके से उछल कूद मचाई जा रही है। अरे भाई 12 सीटें ठीक है, 12 सीटों पे होता रहेगा। और समीर जी देखिए, चुनाव लंबे समय तक होता है, जब समझ में आने लगता है कि भाई ये तो लड़ाई में दोनों हारे जा रहे हैं, तो आखिरी समय पर भी फैसला किया जाता है कि भाई ठीक है, हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर ले रहे हैं, भले ही सिंबल वापस ना हो। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो अभी समय है, अभी तो खैर नाम वापसी का भी समय, दूसरे राउंड का तो खैर बचा ही है, 23 है ये, आज अभी पहले राउंड का भी, तो अभी भी बहुत सी चीजें ठीक हो सकती है। तो इसीलिए मतलब कि गंभीरता दिखाने की आवश्यकता जो होती है, वो गंभीरता दिखाने की मतलब कमी दिखाई पड़ रही, तो गंभीर होना पड़ेगा अगर राजनीति करनी है। जी बिल्कुल, गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जो पप्पू यादव बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी कि यहां राहुल गांधी ने जो वोट चोरी को लेकर, SIR को लेकर जो माहौल बनाया, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर इस तरह से फ्रेंडली फाइट होती रही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में भी। और इसको लेकर ये जो माहौल अभी तक बना हुआ है वो लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूत किए हुए है और एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं वो कमजोर कर रहा है। और जनता दल यूनाइटेड भी उसकी वजह से अपने को बहुत घिरा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी को समर्थन दे रही है। इन सारी चीजों को लेकर अगर फ्रेंडली फाइट होती है तो निश्चित तौर पर ये फायदा पहुंचाएगी एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे की अगर बात की जाए तो वो मुद्दा बिहार चुनाव में बना हुआ है और ये देश भर में बना हुआ है। महाराष्ट्र में वहां राज्य निर्वाचन अधिकारी के यहां एक मार्च की घोषणा की थी सभी पार्टियों ने, ऑल पार्टी मीटिंग में। संजय राउत ने उस कार्यक्रम के लिए देवेंद्र फडणवीस को भी निमंत्रण दिया था और वो मार्च होगा। यानी ये मुद्दा जो है वोट चोरी और SIR का, ये इस चुनाव में गर्म रहेगा। और उसमें ताजा तरीन बयान फिर आया है संजय राउत का कि हम लोग वो मार्च करेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस उसमें जाते हैं कि नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। हाँ, देवेंद्र फडणवीस तो खैर नहीं जाएंगे समीर जी, तो साहब तो समझा जाता है, लेकिन जाना चाहिए। और एक मैं देख रहा था खबर समीर जी की, वो एक विधायक जो है उसका
सत्तारूढ़ दल का, बीजेपी का, वही जो है वो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि जो वोट चोरी हुई है। इस तरीके की जो है ये आ रहा है। और ये जो विधायक हैं, मैं आपको बता भी सकता हूं कि कौन है ये, अभी मैं देख के आपको बताता हूँ कौन है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि चोरी, वोटों की चोरी हुई है, चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की है। हाँ। ये है। और महाराष्ट्र में बेलापुर से है, बेलापुर से है ये, बेलापुर से हैं। और उनका कहना है कि बेलापुर में 20,000 बोगस वोटर हैं, मंदा महात्रे हैं। और उनका कि बीजेपी की है। हाँ, उन्होंने कि मैंने 2004, 2009, 2014 तीनों चुनाव में बेलापुर से चुनाव लड़ा। हर बार चुनाव से पहले अधिकारियों को फर्जी और डबल नामों की सूची सौंपी गई थी, लेकिन उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। ये बेलापुर से है, तो बीजेपी की है ये है। और उनका तो गंभीर आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर तो अधिकारी नामों के पंजीकरण में शामिल होते हैं और अक्सर इसमें पैसे का लेन देन होता है। तो अब ये खबरें जब आने लगी हैं सत्तारूढ़ दल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं जाना चाहती चुनाव के पास कि वोट चोरी बंद करो? इसका मतलब किसको फायदा? इसका मतलब उसको फायदा हो रहा है। ये तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो यही सवाल उठ रहे हैं। तो आप ने कहा जो संजय राउत को, तो हम लोग सुन सकते हैं कि संजय राउत क्या रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं संजय राउत को। और इसके खिलाफ वोट चोरी को लेकर एक सभी पार्टियों के नेताओं का एक मार्च होगा वहां तक, और उनसे मुलाकात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं उस कार्यक्रम के बारे में, सुन लेते हैं संजय राउत को। देखिए, मोर्चा की अनाउंसमेंट अभी हो गई और ये अनाउंसमेंट से पहले सभी नेताओं ने एक दूसरे के साथ बात की। पवार साहब है, जयंत राव जी है, राज ठाकरे जी है, हर्षवर्धन सरपाल साहब है, और प्रकाश रेड्डी जी, कॉमरेड अजीत नवले, सबके साथ बातचीत होकर आज तारीख हमने तय की है। 1-2 दिन में हम वापस बैठेंगे और जो रूट है वो और टाइम हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जरूर कि 1 नवंबर का मोर्चा जो है वो देश देखेगा कि लोकशाही की लोकतंत्र की रक्षा के लिए महाराष्ट्र किस तरह से लड़ रहा है। 1 तारीख को हमको पूरे देश को दिखाना है। धन्यवाद। मुझे लगता है ये काफी है। तो महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है, और बड़ा गंभीर उस खबर को एक बार आपको फिर हम बताएंगे कि बीजेपी की एमएलए, बीजेपी की विधायक वो आरोप लगा रही हैं कि वोट चोरी की गई है। और न केवल इस चुनाव, विधानसभा चुनाव में, बल्कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में। और ये उन्होंने, मंदा महात्रे नाम है इनका, बीजेपी की एमएलए है बेलापुर से, और कह रही है कि राज्य इसमें कि 20,000 बेलापुर में, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 बोगस वोटर हैं एक विधानसभा में। और जी, एक विधानसभा क्षेत्र में 20,000 बोगस वोटर हैं। वो कह रही है कि मैंने बार-बार उनको सूची सौंपी है। हाँ। चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के अधिकारियों को फर्जी और डबल नामों की सूची सौंपी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये उनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी विधायक का। हाँ। तो अब ये जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो ये गलत आरोप कैसे है? फिर अगर बीजेपी की विधायक का जो है, मौजूदा विधायक है वो हाँ, मतलब वो खुद कह रहे कि 3 बार मैंने लड़ा है, जीती है वो। और उनका ये कहना है कि चुनाव से पहले पैसों के दम पर हजारों फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं, और प्रशासन और तथा चुनाव आयोग मौन साधे हुए हैं। वो मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहता है। निर्वाचन क्षेत्र में पैसे लेकर फर्जी पंजीकरण में चुनाव अधिकारियों की सीधी संलिप्तता है, ये उनका आरोप। यही इनका आरोप है। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि अब ये, इसका मतलब कि जो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाना है, चुनाव आयोग जिस तरीके से उस पर घिरा हुआ है, तो ये बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र से ही भाजपा विधायक की अगर इस तरीके का वक्तव्य कोई आ जाता है, तो ये काफी ज्यादा सनसनी पैदा करने वाला है। और ये एक तरीके से राहुल गांधी के आरोपों की सत्यता को प्रमाणित करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये जी बिल्कुल, कि वोट चोरी हो रही है और लगातार हो रही है, चुनाव आयोग की संलिप्तता है, और चुनाव आयोग वोट चोरी करने वालों को प्रोटेक्शन दे रहा है। यह बात राहुल गांधी ने कही थी। और अब वही बात बीजेपी की सिटिंग एमएलए, जो मौजूदा समय में है एमएलए, और चूंकि वोट चोरी का यह मामला सबसे ज्यादा जो दिखाई पड़ा है, कई सारे उदाहरण दिखे हैं महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हुए हैं। तो अब बीजेपी विधायक का यह कहना, यह आरोप लगाना, उन्हीं बातों को दोहराना जो बात
बात राहुल गांधी कह रहे हैं या विपक्ष के नेता कह रहे हैं, यह अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। अब जब ये विपक्षी नहीं सभी नेताओं का जो ये मार्च होगा जिसकी जानकारी संजय राउत दे रहे थे, तब वहां पर चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अमलेंदु जी, फर्क तो पड़ेगा समीर जी, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़े, लेकिन फर्क वो इस तरीके का पड़ेगा कि आप समझिए कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दो, एक बिहार में भी हुई और एक दिल्ली में भी हुई, और दोनों जगह उनके सुर जो थे वो किस तरीके से दबे दबे थे ज्ञानेश कुमार की, ये समझ में आया। तो असर तो पड़ा है, लेकिन वो बात यही कि दबाव ऊपर से इतना है कि बीजेपी को जितवाना है तो उसके लिए काम करना है। तो अब वो कितना कामयाब हो पाते नहीं हो पाती है तो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा जब परिणाम आएंगे। और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से कोशिशें की गई थी और चुनाव आयोग को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बार बार और सारे उसके हथकंडे तो फेल कर दिए अपने आदेशों के जरिए, तो ये एक चीज तो समझ में आ गई कि चुनाव आयोग जो गड़बड़ियां करना चाहता था वो गड़बड़ियां सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से नहीं हो पाई उस तरीके से जितने बड़े पैमाने पर करना चाहता था। हुई है गड़बड़ियां, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं हो पाई जिस पैमाने पर करना चाहता था। जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा कि 2 करोड़ नाम तो कटेंगे ही कटेंगे, तो 2 करोड़ नाम नहीं कटे, करीब 40-45 लाख के आसपास नाम काटी दिए। तो लेकिन वो 2 करोड़ तो नहीं कट पाए जो 2 करोड़ काटने की तैयारी थी। और इसीलिए समझिए अगर ये 2 करोड़ नाम कट जाते तो बीजेपी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक नहीं होती, चिराग पासवान को माफी नहीं मांगनी पड़ रही होती। ये सब कुछ जो हुआ है ये सब इसीलिए हुआ है कि चुनाव आयोग के जरिए जो काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया है। ये बीजेपी को शायद समझ में आ रहा है, इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से चिराग पासवान खास तौर पर ये माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी जायज है, और वो बता भी रहे हैं कि किस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। सीधे तौर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जेडीयू को कमजोर करने के लिए और बीजेपी को मजबूत करने के लिए उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था। और दिलचस्प बात यह है अमलेंदु जी कि जब यह सीटों का समझौता हुआ है उसके एक दिन पहले तक वो ये धमकी देते रहे, यानी इस बार उनकी जो धमकी थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रही होगी शायद, इसीलिए उनको जितनी सीटें उन्होंने मांगी थी वो सारी सीटें उनको मिल गई। हाँ बिल्कुल, इस बार रही होगी इसी के लिए ये समझा जा सकता है। और इसीलिए मतलब एक तरीके से कहा जाए वो दबाव में आए हैं। हाँ। और नीतीश कुमार का दबाव अब दिखाई पड़ रहा है। हाँ। अभी तक तो नीतीश कुमार दबाव में दिखाई पड़ रहे थे और जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो हरकतें आ रही थी मोदी जी के सामने जो है वो मालूम पड़ा 38 सेकंड तक जो वो हाथ जोड़े हुए ऐसे बैठे रहे ऑनलाइन बैठक में और सबको उठा के कह रहे हैं खड़े हो, इनको नमस्ते करो, इनको नमस्ते करो। तो ये नीतीश कुमार ने एक तरीके से कहा जाए ये दांव फेंक कर और आखिरी समय में जो खूंटा गाड़ दिया और फिर इसके बाद जो चर्चाएं हैं, अब चर्चाएं होती हैं कि ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी से वो काफी ज्यादा नाराज हुए, इस तरह की चर्चाएं आई और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के आरोप लगाए उसके बाद उन्होंने चीजों को सुधारा है, ऐसा समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बार सुन लेते हैं चिराग पासवान ने कहा क्या है, चूंकि बहुत ही गंभीर मामला है और ये न केवल पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अपने ही गठबंधन के भीतर जो एक उनके खिलाफ जो साजिश होती है उसका पर्दाफाश हो रहा है, बल्कि इस बार अब नीतीश कुमार ने कैसा दांव खेला है वो भी साफ दिखाई पड़ रहा है और उसी का दबाव है कि चिराग पासवान को ये सारे अपनी जो बातें हैं जो षड्यंत्र उस समय हुआ था उसको स्वीकार करना पड़ रहा है। तो सुन लेते हैं चिराग पासवान को, कहा क्या है उन्होंने। बहुत सारे जेडीयू के वोट कटे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं परिस्थितियों को इसका दोष दूंगा। 2020 की परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन के भीतर रहना मेरे लिए संभव नहीं था और उस वक्त मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोग गठबंधन से हम लोग अलग हो जाएं। चाचाओं का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज मेरे एक चाचा को ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कई बार आपको अलायंस में इतना कॉर्नर कर दिया जाता है कि आपके पास विकल्प ही नहीं बचता अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। 2020 का दोष मेरे ऊपर बार बार दिया गया कि मैंने अपनी जिद की वजह से मैं गठबंधन से मैं अलग हुआ। मेरे चाचा जी ने जब पार्टी परिवार से मुझे अलग किया तो उस वक्त भी उन्होंने मेरे ऊपर यही आरोप लगाए कि मैंने अकेले ये फैसला ले लिया, जबकि वो सब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने अलग चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया। आज जब वो और उनकी पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं
तो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आता होगा कि जब गठबंधन में आपको पूछा नहीं जाता है तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा विकल्प नहीं बचता। मेरे पास जरूर उस वक्त ये विकल्प था कि मैं महागठबंधन की ओर जा सकता था, पर मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ, पर मैं प्रधानमंत्री जी के सामने या उनके प्रत्याशियों के सामने मैंने अपने प्रत्याशी ना के बराबर मैंने उतारे। जनता दल यूनाइटेड के सामने ही मेरे पास ऑप्शन था, उनके सामने मैंने प्रत्याशी उतारे, जिसका नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को हुआ और इसका आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। अगर कल को कोई मेरी पार्टी के सामने चुनाव लड़के मुझे उसका नुकसान देगा तो मैं भी उससे आक्रोशित होऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी का वो आक्रोश बहुत स्वाभाविक है मेरी सर आंखों पर अब तब से लेकर अभी तक इन 5 सालों में गंगा से काफी पानी बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी के बीच में, हम दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। और मैं मानता हूं कि आप गठबंधन में रहें तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका में रहें। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें कतई उचित नहीं है और ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था, मैं चाहता तो मैं गठबंधन का हिस्सा दोबारा बनता ही नहीं, आता ही नहीं वापस। पर आज चुनाव के जब मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज तक जब से मेरी पार्टी बनी, 2005 में पापा ने अकेले चुनाव लड़े, दोनों, फरवरी वाला भी, नवंबर वाला भी, 2010। तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने हराया, नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये साफ कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी अमित शाह के खिलाफ जाकर अब बयान दे रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान उन्होंने बीजेपी के कहने पर पहुंचाया। चूंकि वो बीजेपी के हनुमान थे, इसलिए बीजेपी के खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया, नीतीश कुमार के खिलाफ काम किया। और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी स्वाभाविक है, यानी ये भी स्वीकार करने की नीतीश कुमार नाराज हैं। तो अब ये इन्होंने तो स्वीकार कर लिया, अपना अपराध कबूल कर लिया। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान को, बीजेपी को माफ कर दिया? उसका उत्तर अभी तक तो ना है। कल क्या होगा ये कल देखा जाएगा। जी बिल्कुल, अभी उसका उत्तर नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दांव चल रही थी, क्या नीतीश ने अब उन सब को मिलाकर एक बड़ा दांव खेल दिया है बीजेपी और बीजेपी खासतौर पर बीजेपी के साथ। क्योंकि अब जो दिखाई पड़ रहा है वो बाकी घटक दल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं से भी मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार के नाम की सहमति नहीं दे रही है, ना कोई आश्वासन दिया गया है। तो एक वहां पर जो कुछ चल रहा है अपने आप में बड़ा दिलचस्प है बिहार चुनाव में। और इधर इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने जो सूची अब तक जारी की है उसके आधार पर 12 सीटें ऐसी हैं जहां आमने सामने लड़ाई होगी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस फ्रेंडली फाइट को लेकर कहा है कि यह सही नहीं है गठबंधन के लिए, लेकिन क्या इसमें बदलाव होता है या फिर फ्रेंडली फाइट होकर रहेगी, यह देखना होगा। बने रहिए डीबी लाइव के साथ तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम